गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में आज हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि बालकों के बाल विकास के अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम दो शिक्षण विधियां निरीक्षण विधि और क्षेत्र अध्ययन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट विधि है जीवन इतिहास अध्ययन विधि, यानी केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु या स्थिति को भली भांति बारीकी से आप जांच पड़ताल करना और उसको जानना, यानी किसी वस्तु या किसी टॉपिक पर आप बारीकी से उसके बारे में जानते हो तो उसको हम केस स्टडी के अंतर्गत लाते हैं। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है, यानी विद्यार्थी जितने प्रश्न करता है उसकी जो जिज्ञासा ज्ञान अर्जन की जो उसकी क्षमता है उसके कारण यह उसमें भाव पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो संपूर्ण ज्ञान होता है वह किसका कारण होता है। आज मुझे कोई ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे किसी का सवाल का आंसर चाहिए और मैं उस सवाल का आंसर वहाँ तक जानकर मैं अपने आप को संतुष्ट मान लूँगा और मैं उससे आगे नहीं बढ़ूँगा तो मेरा ज्ञान वहीं तक सीमित रहेगा। वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आगे क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, तो इस बारे में जानना ही हमारे, और हम एक शिक्षक बन रहे हैं तो हमारी सबसे अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति ही हमारे, चाहे हिंदी के शिक्षक हो, चाहे इतिहास के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे अन्य किसी भी विषय के हो, यानी किसी भी विषय के शिक्षक के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना अनिवार्य है। और मानव में या विद्यार्थी में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना अनिवार्य है। और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का एकमात्र साधन है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्या करता है, किसी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इस शिक्षण विधि का जो प्रवर्तक है वह फ्राइड महोदय को माना गया है। इसके प्रवर्तक या जनक जिसको कहा जाता है वह फ्राइड महोदय हैं और इन्होंने इस जीवन इतिहास विधि को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। और इसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी, जिसमें जीवन इतिहास किसी एक सामाजिक इकाई का, चाहे वह व्यक्ति का हो या परिवार का हो, संस्था का हो या सांस्कृतिक समूह हो या संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, उस का निरीक्षण और विश्लेषण करने की एक विधि है। क्या है? जीवन इतिहास विधि किसी एक सामाजिक इकाई का ही नहीं, ठीक है, चाहे किसी एक सामाजिक इकाई का कर सकते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति का कर सकते हैं, एक परिवार का, एक संस्था का या सांस्कृतिक समूह का या संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, इनका क्या करें, निरीक्षण और विश्लेषण करने की एक विधि है। यानी इस विद्यालय, जैसे कि अपना महाविद्यालय, इस महाविद्यालय का निरीक्षण करना और उस निरीक्षण का विश्लेषण करना, ये क्या हो गया, केस स्टडी हो गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। अब इस विधि के मुख्य गुण और दोष के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह विधि हमारे निकट भविष्य में बहुत अधिक काम आएगी। क्योंकि जो लोग बीएड कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से अधिकतर लोग एमएड करें, नेट करें, पीएचडी करेंगे। जो लोग पीएचडी और एमएड करना चाहते हैं उनके लिए यह विधि सबसे अधिक उपयोग में आएगी। इसके अलावा जब आप लेसन प्लान के लिए, आप इंटर्नशिप के लिए जब विद्यालय में जाओगे तो आपको यहाँ से एक डायरी दी जाएगी जिसमें केस स्टडी लिखा होगा। केस स्टडी का एक पूरी डायरी है जिसमें एक बालक का आपको अध्ययन करना है
आपने उनके अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है, तो ये केस स्टडी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें इस अध्ययन विधि में कुछ मुख्य पद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बालक का परिचय। इसके अंतर्गत में बालक का नाम, आयु, उसका बालक का लिंग कौन सा है, यानी उसका जेंडर कौन सा है, यानी फीमेल है या मेल है, और इसके साथ में धर्म, जाति, जन्म और उसका स्थान कौन सा है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पहला बिंदु बालक का परिचय, इसमें नाम से लेकर आयु, लिंग, धर्म, जाति, जन्म और स्थान का जानकारी आती है। फिर दूसरा है इस बालक को समस्या क्या है। इसके अंतर्गत शिकायत का स्वरूप लिखा जाता है, अर्थात किस प्रकार समस्या का निदान करना है उसे लिखा जाए। यानी बालक हो सकता है कि विद्यालय समय पर नहीं आता है, तो वह समस्या लिखी जाएगी और उसका समाधान हम कर सकें। फिर है स्वास्थ्य इतिहास। तीसरा बिंदु स्वास्थ्य इतिहास का मतलब यह है कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ, कि बालक को पूर्व में हुई बीमारियाँ या कोई शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना। बालक की ऊंचाई कितनी है, भार कितना है, ठीक है ना, तो यानी उसका संतुलित विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को भी स्वास्थ्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। फिर पारिवारिक इतिहास, अब परिवार काम के अंतर्गत में कोई बीमार तो नहीं है, ठीक है ना, या उनको कोई वंशानुक्रम कोई बीमारी तो नहीं है, और उनके इसके अंतर्गत में परिवार में पिताजी का नाम, माता का नाम, ठीक है ना, उनका व्यवसाय, परिवार के आय का स्रोत, ठीक है ना, कुल मासिक आय कितनी है, ठीक है ना, और आय पर जैसे पिताजी कमा रहे हों उस आय पर आश्रित कितने लोग हैं, उनकी संख्या, और प्रत्येक की आयु तथा परिवार का स्वरूप क्या है, संयुक्त परिवार है कि एकल परिवार है, ठीक है ना, और परिवार के सदस्यों की स्थिति, ठीक है ना, बच्चे कितने, भाई कितने, बहन कितने, ठीक है ना, और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी पिताजी ने क्या शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है, माता जी की क्या है, उनके भाई की क्या है, बहन की क्या है। इस प्रकार परिवार की अन्य सदस्यों से भी अपेक्षा की जाती है। फिर आता है शैक्षिक इतिहास। शैक्षिक इतिहास के अंतर्गत में बालक द्वारा कुछ वर्षों में शैक्षिक गतिविधियों में जो भाग लिया है वह उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी आपने किसी से 6 क्लास के बच्चे का अध्ययन किया, तो 6 क्लास से पहले बालक 5th तक पढ़ा है, तो हिंदी विषय में कितने अंक आए, अंग्रेजी में कितना आए, गणित में कितना आए, उसके आधार पर आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह बालक संस्कृत हिंदी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या गणित विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो यह शैक्षिक योग्यता हो गई। इसके अलावा कार्य इतिहास, इसके अंतर्गत यह व्यक्ति के कार्य इतिहास के बारे में जाना जाता है। जैसे कि बालक तो कहीं काम करता नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति की नौकरी है, करता है या व्यापार करता है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर व्यक्ति का दूसरों से कैसा संबंध है, व्यक्ति या बालक का अपने मित्रों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में किस प्रकार के संबंध है और आदि ज्ञात किया जा सकता है। फिर मनोलैंगिक इतिहास, यानी उस व्यक्ति के अंतर्गत यौन आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है वैवाहिक इतिहास, यदि व्यक्ति विवाहित है तो उसके बारे में पत्नी पति या किस प्रकार के संबंध है, अच्छा तालमेल है या नहीं है, उनका संबंध किस प्रकार का है, ये वैवाहिक इतिहास के अंतर्गत आता है। इसी के साथ में विकासात्मक इतिहास, इसके अंतर्गत में व्यक्ति के जन्म से अब तक के विकास की गति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे कब चलना सीखा है, कब प्रारंभ हुआ है, कब बोलना सीखा है,
ठीक है ना, और उसका विकास सही रूप से हो रहा है कि नहीं है। इस प्रकार ये इसके, और एक है व्यक्तित्व संबंधी विशेषता। व्यक्तित्व उस व्यक्ति की संबंधी विशेषताएं क्या है, उसकी मनोवृत्तियां किस प्रकार की है। तो यह हमने मुख्य रूप से जाना है कि यह जीवन इतिहास विधि के मुख्य स्टेप है, स्टेप ऑफ केस स्टडी मेथड, यानी जीवन अध्ययन इतिहास अध्ययन विधि के मुख्य पद कौन कौन से हैं। तो ये 10 पद बताए गए हैं, उनके बारे उन स्टेप से हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जीवन इतिहास विधि के कई सारी अच्छाइयाँ भी हैं, तो कुछ उनमें कमियाँ भी हैं। तो आज हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जीवन इतिहास विधि का शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी यह विधि एक सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी गई है जो कि नैदानिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत में महत्वपूर्ण रूप से हमें सहयोग करती है। एक बालक है जिसकी कोई परेशानी है, उस परेशानी को जानना और उसको दूर करना, यह जीवन इतिहास विधि का मुख्य कार्य है। इस विधि के द्वारा बालक के सभी पक्षों की जानकारी मिल जाती है। इसमें हमें बालक की, पिता की, परिवार की, उसके व्यवहार की, इन सब की हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। समस्या के समाधान के लिए उपयोगी विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत में बालक स्वयं उस समस्या को हल करने की कोशिश करता है। आप केवल उसका मार्गदर्शन करेंगे, बालक की सारा कार्य बालक स्वयं करेगा। इसमें बालक के असामान्य व्यवहार के कारकों का भी पता लगाने में सहायता मिलती है। यानी बालक में कोई असामान्य व्यवहार है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी उसका व्यवहार एक सामान्य नहीं रहता है, तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इसका पता लगाने में भी हमें सहायता मिलती है। अब इसके महत्वपूर्ण दोष, इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि इस विधि में समय अधिक लगता है, और समय अधिक लगेगा तो क्या होगा, श्रम ज़्यादा खर्च होगा। श्रम जब ज़्यादा लगता है तो अधिक पैसा भी खर्च होगा, तो यानी अधिक खर्चीली विधि है। इसमें व्यक्ति निष्ठता का भी दोष आ सकता है। अब मैं किसी एक बच्चे का कोई समस्या है और उसका अध्ययन कर रहा हूँ, तो बार बार मुझे उसके परिवार वालों से, उसके मित्रों से, उस बालक से मिलना पड़ेगा। और जब मैं बार बार उस बालक से मिलूँगा तो वह क्या करेगा, उससे और मेरा उसका संबंध धीरे धीरे स्थापित हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वह बालक के प्रति मेरा थोड़ा प्रेम जागृत होगा और मुझे उसके हमदर्दी का भाव जागृत हो जाएगा, जिससे यह मैं अपने कार्य को सब ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ में ही इसमें प्राप्त आंकड़ों का संग्रह सही रूप में करना कठिन हो जाता है, यानी जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में मैं वह संग्रह नहीं कर पाऊँ। फिर है अनुसंधानकर्ता का व्यक्तित्व भी विषय को प्रभावित कर सकता है। अब मैंने कभी किसी अपराधी का अध्ययन नहीं किया, अपराधी के बारे में सुना भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उस अपराधी के बारे में कुछ जानता नहीं, तो मेरी सोच, मेरे विचार उस अपराधी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा विषय भी प्रभावित होगा, और मैं जिसका अनुसंधान कर रहा हूँ, जिस बालक का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, वह खुद भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमें उपयोगी और जो प्रशिक्षक अनुसंधान करता है उसका सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए। तो आज हमने जीवन इतिहास अध्ययन विधि के बारे में अध्ययन किया है। अब दिनांक 3 तक आपकी ऑनलाइन क्लास का राज्य सरकार का ऑर्डर था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थाएं दिनांक 17 मई तक
बंद कर दिए गए हैं। अतः आप सबसे यही अनुरोध है कि 17 मई तक, आप अग्रिम आदेश तक आपकी ऑनलाइन क्लासें जारी रहेगी। आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं या सैनिटाइज का प्रयोग करें, और ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ही आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। आप सभी इस महामारी में अपने देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।